please revise all that. Nucleophilic addition, बाकी आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो सॉल्व हुए क्या? कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? ओके, आंसर बता दो। ओके, अथंग आप तो कल एब्सेंट हो गए थे लाइव क्लास में, और आप काफ़ी क्लास स्किप करते हो। और मैं साफ सीधा बोल दूं, जेई में या नीट में कोचिंग से 30 क्लास एब्सेंट होना मतलब आउट ऑफ सिलेक्शन। कोई टीचर कुछ भी पढ़ाए, मैं इस पे तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता कभी। अच्छा पढ़ाए गंदा पढ़ाए, वो टीचर गंदा नहीं है, आपकी स्ट्रेटजीज मैच नहीं कर रही। आप टॉपर्स के व्यूज सुनिए, इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। आप क्लास स्किप करते हैं मतलब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। 1000 में कोई एक बच्चा मैनेज कर पाता है, तो क्यों ये सब आप कर रहे हैं? So at 8:05 p.m. we start the lecture. So please join very fast. 1 minute more we have. जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करें, मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। आप अपना लॉजिक जो भी कल के लेक्चर समझ पाए उसे अप्लाई करें। अथंग आपके तीनों आंसर गलत थे, और फिर उसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ क्योंकि आप लेक्चर में एब्सेंट थे। आप मैनी लेक्चर ज्वाइन और 5, 10, 25 मिनट में बाहर निकल जाते। What is the reason that I don't want to know, but due to that that was the reason you are unable to put the correct answer. बाकी आप उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलो, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। आंसर गलत आ गया मतलब अब आप में कमी है। नो इशू, इट्स गुड साइन फॉर यू, बट मैनी क्लास you just join or skip. If institute is paying against you, they want to give favor to you, don't misuse that. They have already one more faculty at physically center, why should they pay? Still you guys are just misbehave. It's the reality. और ये छोटी छोटी चीजें पाइल अप होके आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब करती हैं, आप उसको केवल मजाक ही समझ रहे हैं। मैं तो अपना यही बोलता हूँ, एवरीथिंग इज आर गुड फॉर लाइफ। सब करो, बंक करो, सब करो, लेकिन वो कॉलेज लाइफ करनी होती। प्रिपरेशन में तो ऐसा आपको बहुत डिस्टरबेंस ला देगा, कॉलेज लाइफ में कोई रैंक नहीं लानी होती। तो कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाना है तो प्लीज बी मोटिवेटेड, ऑथेंटिक फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं बोला मेरे लिए बनो या कोचिंग के लिए बनो, authentic for your career. Let's start the lecture. Everybody join us. Okay, फटाफट देखिए। जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आंसर बोलिए। जो पहला सवाल था उससे पहले आज का डेट क्या है जरा एक बार बोलो। डेट इज 27/10, that is 27 अक्टूबर। लेट्स सी गाइस, कल हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, या ये पूरा टॉपिक करीब 15 लेक्चर चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये केवल दो ही फंक्शनल ग्रुप देते हैं, या एक ही चैप्टर में पॉसिबल है। फंक्शनल ग्रुप वाइज बोले कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन। इतना सभी ने पढ़ा था, बोलो हाँ ना। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं एक बार नोट पॉइंट रिवाइज कराऊं। मोर प्रायोरिटी आपको क्या सोचना है,
जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा जुड़ेगा। एंड न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना इज आरडीएस स्टेप, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ गया। बोलो हाँ ना, यही। और ये सारे फैक्टर्स में ये मोर डोमिनेंट दिस इज द मोर डोमिनेंट फैक्टर। यस नो बोलो, सभी लोग समझ रहे क्या? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए, एनालाइज किया क्या आंसर? चलिए हम लोग अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा कल के एक दो पॉइंट फिर से फटाफट रिकॉल करा दीजिए। अगर कहीं आइसोमेरिक फॉर्म दिया है, आइसोमेरिक कंपाउंड दिए हैं, इसका मतलब यहां पर एक अल्डिहाइड होगा और दूसरा कीटोन होगा। बोलो हाँ ना। इसमें मैंने आपको रेट कंपेयर करा दिया था, अल्डिहाइड का रेट ग्रेटर देन कीटोन। मुझे आंसर बोलो फटाफट, शॉर्ट में कुछ लिखो। अल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम है, हिंड्रेंस मिनिमम है, और हिंड्रेंस मिनिमम है अल्डिहाइड में, तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइज के जाके जुड़ सकते हैं। बोलो हाँ ना, पहला आंसर क्लियर हुआ क्या? दूसरा कुछ टाइप कर रहे हैं आप लोग आंसर वगैरह? यस, मैं देखता हूं अभी। दूसरा रीजन ये है कि ये कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, कम स्टेबल है अल्डिहाइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां एक ही R प्लस आई लगाएगा, दूसरा तो परमानेंट हाइड्रोजन रहेगा, तभी अल्डिहाइड है। कीटोन में दोनों साइड से R जुड़े होते हैं, तो दोनों ही प्लस आई लगा के इस कैटाइन को स्टेबल करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव खत्म करेंगे। और दूसरा हिंड्रेंस भी ज्यादा से ज्यादा देते हैं, इसलिए कीटोन का रेट हमेशा कम होगा देन आइसोमेरिक अल्डिहाइड फॉर्म। बोलो हाँ ना, यहां तक कोई तकलीफ हो? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। ये लास्ट क्लास का लेक्चर है, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलिए। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? चलिए पहले का आंसर जरा लिखा है आपने 1 2 3 4। यस, अब मैं देख लेता हूं पहला स्ट्रक्चर ही क्या है। अब मुझे वो तो याद नहीं है, खैर मैं सवाल फिर से पूरा लिखूंगा, लेकिन वो लिखने से पहले कॉन्सेप्ट 2 समझ लो। नोट पॉइंट 2 समझिए। इफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग at carbonyl carbon is there, then rate of nucleophilic addition decreases। इस अंग्रेजी को मैं लिख दूं, वैसे आप समझ पाए हैं। इफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग at carbonyl carbon, then rate of nucleophilic addition decreases। ये सभी ने आंसर गलत किया क्योंकि ऐसा अप्लाई ही नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, मैं कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं उससे पहले केवल बेंजीन पे एक्सप्लेन करो। ये मान लो बेंजल्डिहाइड लिखा है या फिर ये R लिखा है,
R इज इक्वल टू H इज बेंजल्डिहाइड, R इज इक्वल टू R डैश मतलब कार्बन इज कीटोन। इतना बोलो समझे हो कि नहीं? एवरीबॉडी टेल मी ये पॉइंट समझ पाए कि नहीं? ओके। अब मैंने बोला कि कीटोन में यह कार्बोनिल बॉन्ड ये पोलराइज रहता है, तो ये ऐसे टूट गया। जैसे ये कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव रेजोनेंस में चला गया, पॉजिटिव सिग्मा डबल सिग्मा डबल सिग्मा डबल, और जैसे ये रेजोनेंस में चला जाएगा, जरा ये देखिए, इस कार्बोनिल कार्बन और बेंजीन वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड आगे टूटा तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये दोनों डबल बॉन्ड ऐसे, और ये लिखा R और दिस इज O माइनस। अब कोई न्यूक्लियोफाइल चाह रहा था कि इस कार्बन पे आके अटैक करें, लेकिन उसका पॉजिटिव परमानेंटली यहां से खत्म हो गया, या वो रेजोनेंस में डिलोकलाइज हो गया, तो वो कैटाइन तो स्टेबल है। अगर ये कैटाइन स्टेबल है तो ये यहां पर कार्बोनिल कार्बन पे मान लीजिए केवल 5 मिनट रुक रहा है। अगर वो केवल 5 मिनट रुक रहा तो 5 ही मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, ज्यादातर तो वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा, अगली बार रेजोनेंस किया तो वो और ऐसे चला गया, ये डबल बॉन्ड इधर O माइनस, ये R, और ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव इधर, मतलब ये ऐसे मिलियंस टाइम रेजोनेंस करता रहेगा। तो ये कैटाइन जब जब रेजोनेंस में घूमता रहेगा तब तक अपने आप को स्टेबल मानेगा। जब ये कंप्लीट ऐसा घूम के वापस आएगा, अगले स्टेप में ये ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव इधर आएगा, फिर ये टूट इधर पॉजिटिव आया, ये टूटेगा तो वापस आएगा। ऐसे कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और मैं डायरेक्टली ये बना रहा हूं। मान लो ये इधर आ गया और ये घूम फिर के जो बॉन्ड ऐसे थे वो ऐसा घूम के आया, तब ये पॉजिटिव आया। हमने ये बोला कि अगर ऐसा घूमने में मान लो ये 1 घंटा लगा रहा, तो ये कैटाइन 1 घंटे तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबल है, मतलब 1 घंटे आपको कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिला। तो आप क्या बोलोगे, क्या रिएक्शन अच्छी हुई? नहीं, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो 1 घंटे चालू ही नहीं हुआ। बोलो हाँ ना, तो आप बोलोगे कि रिएक्शन का रेट डिक्रीज हुआ। तो जब भी कार्बोनिल कार्बन पे अगर बेंजीन जुड़ा है तो वो कार्बन पे जो पॉजिटिव है वो रिंग के साथ घूमता रहेगा, और जितना ज्यादा रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा उतना स्टेबल रहेगा, उतनी देर तक ये इस कार्बोकैटाइन पे मिलेगा नहीं, और जब कैटाइन यहां मिलेगा ही नहीं तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं मिलेगा। बोलिए ये पॉइंट समझे हो कि नहीं? Everybody tell me, are you getting me what I said? समझने में कोई तकलीफ? ये पॉइंट समझ आया? सभी लोग समझे? ओके। अब इसी तरीके से, वैसे मैंने ये अंग्रेजी में लिखा दिया, अगर बेंजीन रिंग इंक्रीज करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक का रेट डिक्रीज होता जाएगा। यही सवाल मैंने पूछा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बताइए। वॉइस इज प्रॉपर ऑडिबल, आवाज आ रही क्या प्रॉपरली? बोलिए हाँ ना। ओके, जस्ट आई यूज द एक्सटर्नल माइक, यूज नहीं किया बट अचानक याद आ गया। चलिए, अभी आवाज आ रही है क्या? बोलो हाँ ना। अथंग तीखी आवाज तो नहीं लग रही है? ज्यादा हो गई? ओके, मैं स्लो कर लेता हूं। चलिए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन का रेट बताना है। आप इतनी अंग्रेजी इनफ है, समझ जा रहे हो। यहां पे 4 स्ट्रक्चर लिखे थे, एक था एसिटल्डिहाइड,
ऑप्शन बी था कीटोन। बोलो यही स्ट्रक्चर का आंसर लोग कर रहे हो। ऑप्शन सी था, अभी आप लोग एक नई केमिस्ट्री में एंट्री किया है, ये नए टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 4-5 लेक्चर आपको बेसिक समझने में लग जाएगा और फिर आपका स्पीड पकड़ लोगे। सो आप टेंशन ना लें कि स्लो चल रहा कि क्या चल रहा, वो सब आपका काम नहीं है। आपका काम ये है जो पढ़ा दिया वो सवाल सारे सॉल्व हो रहे कि नहीं। अब जरा बताओ, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, ये सवाल का आंसर अब आप बताएं। लॉजिक में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, आप अपना अटेम्प्ट दें, बेस्ट दें। 1 2 3 4 इज करेक्ट, ए बी सी डी इज करेक्ट। आई थिंक इससे पहले शायद कुछ कुछ लोगों के आंसर गलत थे और बाकी ठीक ही था। बोलो हाँ ना। कोई तकलीफ तो नहीं? ओके। अगला जो सवाल कल पूछा था वो फास्ट डिस्कस कर लें और आगे बढ़े। फिर से हमें रेट और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बताना है। ये बेंजीन, ये सी डबल बॉन्ड हो ऐसे लिखा है। अगला, इसी बेंजीन में सी डबल बॉन्ड हो, कुछ नहीं है तो एच होगा ना, अल्डिहाइड होगा। कीटोन तो आप नहीं बना सकते, मतलब सारे अल्डिहाइड ही है। सी डबल बॉन्ड हो तो इधर एच होगा, ये NO2 जोड़ा है, और अगला क्लोरीन जुड़ा है। तो कई लोगों ने ये आंसर गलत किया है, सो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और ये लास्ट इज मिथाइल। वैसे अब सब लोग जानने लगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा क्यों? इस स्टेटमेंट का आंसर बोले, ऐसा क्यों? फटाफट बोल दीजिए। आप सभी लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी तरीके से सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सो आंसर बताएं। कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा डेफिनेटली, और अगर केटाइन स्टेबल हो गया तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट घट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहां टूटेगा माइनस और ये प्लस, तो ये OMe प्लस M करके इलेक्ट्रॉन सामने ला देगा, और इसके सामने डबल बॉन्ड मतलब ये परमानेंटली खत्म, और ये जितने जल्दी खत्म उतना बेकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गेस्ट -m, तो सबसे अच्छा थर्ड का होगा क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग -m। क्लोरीन इज ओनली -I, फिर भी विड्रॉइंग पावर है, इसलिए आंसर इज 4। उसके बाद न्यूट्रल, ना कोई दे रहा ना ले रहा, जो भी पॉजिटिव है उसी पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ेंगे। यहां पर मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से इसे बर्बाद करेगा, इसलिए आंसर इज 1। देन आंसर इज 4। क्या लिख दिया मैंने? 1 2 3 4, यस। देन आंसर इज 5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेकेंड। बोलो ये सभी को समझ आया क्या? 3 4 1 5 2 सभी का आंसर यही आया? एवरीबॉडी ओके, ऑल राइट। बस यही सवाल होते हैं, यही आपके नीट और जेई में आते हैं। नाउ विल स्टार्ट द NCERT फ्यू टॉपिक, और फिर रियल में नीट और जेई के पार्ट को टच करेंगे। पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चालू करते हैं। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर एट कार्बोनिल कार्बन। तो हम इसको एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, और वो भी जेम डाइऑल। एक ही पे 2 OH आ जाएंगे। तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों शब्द से कोई भी सवाल एग्जामिनर पूछे, ये लिखा कोई भी, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो,
अल्डिहाइड है तो रेट ज़्यादा, कीटोन है तो कम। हमें यहाँ पर वाटर का एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना, कोई हमें एसिडिक मीडियम लिखना होगा ताकि ये पोलराइजेशन कराए, बस इसलिए तो हमने ड्राई HCl लिख लिया। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो एक ही कार्बन पे दो दो OH आ जा रहे हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रेट। दो OH का आना इज हाइड्रेट। आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, हेमीहाइड्रेट मतलब एक कार्बन पर OHOR, अगर एक ही पे दो दो OH आ गया दैट इज हाइड्रेट, और एक OH आया इज हेमी। हेमी मतलब सिंगल। बोलो ये शब्द तो आप लोग जानते थे, यस, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ऑल राइट। तो ये जो बना ये हाइड्रेट बना, या इसी को आप बोलोगे जेम डायोल, एक ही पे दो OH का चिपक जाना। ऑल इज सफिक्स ऑफ अल्कोहल, दो बार इज डायोल, एक ही पे दो आ गया जेम डायोल। बोलो हाँ ना। हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे बट एनसीईआरटी ने बस ये रिएक्शन लिखा है, तो इतना हम लोग इसको टच कर लिया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर एट अल्डिहाइड और कीटोन कराओगे तो वो हेमीएटल, हेमीकीटल, फर्दर कराओगे तो लास्ट में एसिटल या कीटल ऐसे शब्द बनाता था। लेकिन एसिटल वर्ड या कीटल करने के लिए हमने वहाँ अल्कोहल से रिएक्शन कराई थी, यहाँ हम वाटर से करा रहे। जब वाटर से कराओगे तो दोनों OH OH आ जाते, लेकिन अल्कोहल से कराओगे तो एक OH और एक OR आता है। बोलो हाँ ना। पहला पॉइंट समझ आया। आप बोलोगे यहाँ OH क्यों आया, दोनों OR क्यों नहीं आया? वाटर लिया इसलिए दोनों OH आए, लेकिन अल्कोहल लोगे तो ये आएगा। आगे करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा एडिशन ऑफ अल्कोहल भी। एडिशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? नाउ सी द मैकेनिज्म। ये जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, हमने इसका वीक एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन कराया, तो इसकी वजह से ये OH बन जाता है और इस पे पॉजिटिव आ गया। बोलिए हाँ ना। ये जो पॉजिटिव आया इस पर हमें वाटर जोड़ना है, और वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। इस कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बिकॉज इट इज स्टेबलाइज एज मेसोमेरिक इफेक्ट। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो इसका कहीं कुछ भी जुड़ा हो। समझ पाए हो क्या? चलो अब इधर देखो काम की बात। जैसे ये वाटर इससे जुड़ रहा होगा तो ये ऑक्सीजन है, अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देगा तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा और पुराना OH जुड़ा ही हुआ था। बोलो हाँ ना। तो आगे देखो, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है। अब ये जो H प्लस एज अ मीडियम लिया, वो काम तो केवल कैटेलिस्ट का कर रहा है ना, रिएक्शन को चालू करने में मदद किया, और कैटेलिस्ट की तरह बाद में वापस निकलेगा। तो यहाँ से एक H प्लस वापस निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा टाइम तक इस पॉजिटिव के साथ नहीं रहेगा, तो ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ के अपना लोन पेयर गेन करेगा, और H प्लस जो लिया था वो वापस कर दिया, और देखिए एक ही कार्बन पे दो दो OH आ गए। बोलो हाँ कि ना। और यही हम पढ़ रहे थे कि जेम डाइऑल बनता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई वेल डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, बट यही मैकेनिज्म हर जगह है। जैसे हम लोग एरोमेटिक पढ़ते थे तो बेंजीन का टूटना, टेम्पररी एरोमेटिसिटी का लॉस होना, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का आके चिपक जाना, सब्स्टिट्यूशन होना, उसी तरीके से ये मैकेनिज्म बार बार रहेगा। रिपीट लास्ट स्टेप प्लीज। ओके, जैसे ही आपने इस वाटर को अटैक कराया तो वाटर के एक लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कार्बोकेटाइन से,
तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड प्लस, लास्ट में ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ पॉजिटिव साइन ज़्यादा देर ऐसे ही नहीं रुकेगा, इस हाइड्रोजन को तोड़ के बाहर निकाल देगा और हम भी खुश हो गए कि हाँ जो मैंने दिया था वही वापस आ गया, मतलब आते जाओ, तो ये निकल गया और फिर OH बचा, तो एक पुराना OH ये वाला और एक नया वाटर से OH। बोलो हाँ ना। अब हमें पता है कि जेम डायोल अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर दो दो OH नहीं रह सकते ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ से एक H और OH ऐसा वाटर निकल जाएगा, तो ये देखिए दोबारा से जहाँ से रिएक्शन चालू हुई थी वहीं आ गया। तो आप बोलोगे हमें क्या फ़ायदा हुआ, जो था वही मिल गया। लेकिन अगर आप बनाना ही जेम डाइऑल चाह रहे थे तो जितना मिला वो आपको प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट को कौन सी आप इसका शोरूम खोलने वाले हो कि हमें क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये है कि लाखों रुपए में खर्च करके 10 पैसे का बनेगा, बट जितना बनेगा वो ऐसे हम कंसीडर कर लेंगे। समझ आया कि नहीं। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या बुक्स वाले क्या करते, वो ये बताएंगे कि जैसे ये जेम डाइऑल बना वो अनस्टेबल है, तुरंत वाटर निकलेगा और सारे स्टेप रिवर्सिबल हो गए, इसका मतलब आगे बना हुआ प्रोडक्ट अनस्टेबल था। बोलो हाँ ना। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो या रिएक्शन को रिवर्स करो। आया कि नहीं आया। अब आप सवाल ये पूछोगे कि सर हमें कैसे पता कि जेम डाइऑल बना कि नहीं बना। ये तो आप पेपर पे कुछ भी लिख रहे, एक्सपेरिमेंटली आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि ये रिएक्शन खुद ही रिवर्सिबल थी, ये जेम डाइऑल की वजह से वापस नहीं हुआ, आप डाउट उठा सकते हो। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, आइसोटोपिक वाटर लिया, आइसोटोपिक फॉर्म लिया, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव लिया और उसको आइसोटोपिक 18 फॉर्म लिया, और जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन था वो उसका मास 16 है। एसिडिक मीडियम लिया B, प्रोटोनेशन कराया, ये टूट के OH बना, ये प्लस बना, इस प्लस पर वाटर अटैक कराया और ये 18 वाला जाके अटैक करेगा। जैसे ही 18 वाले ऑक्सीजन ने जाके बॉन्ड बनाया तो ये 2 H आ गए इधर प्लस, ये 18 मास वाला और ये 16 वाला, ये H प्लस जो कैटलिस्ट का लिया वो वापस निकाल दिया, और ये ऐसा OH और ये OH आया। तो देखिए भाई क्या 18 वाला OH, अभी से अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आगे देखो, इसके दो आंसर समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर मान लो OH 18 वाला और H निकल जाए 16 वाले का, तो ये वाटर लॉस करने पर आपको तो वही मिला जो शुरू में लिया था, तो आप बोलोगे कि 16 वाला पहले भी था और अभी भी। बट कोई बच्चा ऐसा कर सकता है 18 वाले OH का H निकाले और ऊपर वाले का पूरा OH निकाले, तो इधर जो वाटर निकला वो 16 वाला ऑक्सीजन पानी में चला गया, ये OH निकला और यहां से H, तो ये देखो जब कीटोन आया तो ये 18 वाला आया। जरा मुझे ये बताओ, क्या आपने रिएक्शन में 18 एटॉमिक मास वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन लिया था क्या। बोलो मेरी बात बताओ, क्या आपने जो ऑक्सीजन लिया है ये रिएक्शन अब रिवर्सिबल जरूर हुई लेकिन वो डिफरेंट कार्बोनिल बन गया। अरे बोलो हाँ ना भाई, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। इसका मतलब कि जो हाइड्रेट बना है वो जरूर जेम डाइऑल बना होगा, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर आप 18 वाले का H निकालिए और
पहले वाला OH निकालिए तो जो कार्बोनिल बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है, वो 18 ऑक्सीजन आ चुका है, जबकि हमने तो ये नहीं लिया था। ये तो तभी पॉसिबल था जब ये जेम डाइऑल बना होगा या ये हाइड्रेट बना होगा। रेडियोएक्टिव होने से क्या होगा? कुछ रिएक्शन में कुछ नहीं होगा प्रभु, तुमको ये दिखाया गया कि ये दोनों OH अलग अलग हैं, रिएक्शन की रेट से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला अगर रिएक्शन रिवर्स हो रही तो ये रिएक्शन जेम डाइऑल से रिवर्स हुई या एक ही पे दो दो OH बने हैं, ये इस बात को प्रूव कर रहा, क्योंकि जब रिएक्शन वापस होगी तो आपको तो 16 वाला ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन आपको 18 वाला मिल रहा, और 18 वाला ऑक्सीजन इस कार्बोनिल या कीटो फॉर्म में तभी पॉसिबल है जब ये जेम डाइऑल बना होगा, हाइड्रेट बना होगा। तो कोई बच्चा ये सवाल अगर खड़ा करता कि सर जेम डाइऑल बना तो आप कैसे पता करोगे कि जेम डाइऑल बना, कोई प्रूफ बताओ। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली बताया कि अगर इस बार जो OH हैं, अगर वो जुड़ने वाला OH 18 मास का रखा तो रिएक्शन वापस होने पर सेम कार्बोनिल नहीं देगा। तो ये अंडरस्टूड कराएगा कि रिएक्शन में जेम डाइऑल जरूर बना होगा, तभी हमें कार्बोनिल कार्बन में 18 वाला ऑक्सीजन मिला। कितना पल्ले पड़ा, ये सब उड़ गया पेपर। समझ आया कि नहीं आया? ये केवल इसलिए रेडियो एक्टिव बनाया गया कि ये दोनों OH अलग अलग हों। एक बार ये OH निकले और यहाँ का H, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये OH निकले और ऊपर वाले का H, तो ये दो अलग अलग कार्बोनिल तैयार हो गए। लेकिन आपने तो 16 वाले से चालू किया था, तो ये दो अलग अलग बनने का यही मतलब है कि 50% आपका ये चांसेस था और 50% ये था। इसका मतलब जरूर डाइऑल बना ही होगा, तभी ये हमें रिसीव हुआ। आपको कैसे पता चला कि डाइऑल बना? वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, ऑक्सीजन 18 इन द कार्बोनिल। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आई रिपीट अगेन। एनीबॉडी एल्स जिसको नहीं समझ आया हो? 18 वाला वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है। अच्छा और बुरा बात नहीं है, बॉन्ड बनाता है ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा बनाता है। सवाल अच्छे और बुरे की नहीं है, सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा ये सवाल खड़ा करे कि सर हाइड्रेट बना ही नहीं और बना तो आप प्रूव करके बताओ, ऐसा कोई आंसर बताओ, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो कार्बोनिल था उसका मास 16 लिया, और जैसे ये जो बना अगर ये 16 ही वाला निकल गया तो हमें तो यही वापस मिल गया था ना। लेकिन अगर मैंने वाटर में 18 रेडियो एक्टिव लिया तो ये जल्दी जुड़ेगा, सब करेगा। लेकिन अगर मान लो ये 18 वाला हो और ये बिना 18 वाला हो, मतलब इसी ऑक्सीजन का हो, तो मान लो इस बार 18 वाले का H और बिना 18 वाले का OH, वाटर निकल गया। तो इस बार जब ये वापस रिएक्शन हुई तो हमें तो ये 18 वाला ऑक्सीजन मिल गया, जबकि हमने तो 16 वाला लिया। तो आप उसी रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहे थे, तो आपको ये 18 वाला तभी मिल सकता था जब जरूर ये क्या बोलते हाइड्रेट फॉर्म में आया होगा। इसका मतलब हाइड्रेट बनता है। आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर हाइड्रेट अनस्टेबल ही होता है तो बना ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कैसे बोल रहे कि बनता है? लेकिन भैया अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको ये वाला नया कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलता? तो हाइड्रेट अनस्टेबल है और बनता भी और एग्जिस्ट भी करता है, कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। अभी कितने लोग समझ पाए कि वो एग्जिस्ट करता है बेशक वो अनस्टेबल है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? अब देखिए यहां से नीट एम्स ने 2 सवाल पूछे हुए थे, वो मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूं। हाउ टू चेक वेदर इट्स 18 और 16?
यार अथंग, कमाल करते हो। हाउ टू चेक वाला तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम आईआईटी मुंबई में जाओ तो हाउ व्हेन व्हाई ये सिखाया जाएगा। अभी तुम्हारा ये कंसर्न है कि हमें ये जो हाइड्रेट बना, तो आप सवाल ये बोलोगे सर हाइड्रेट तो इतना अनस्टेबल होता है कि वो बनता ही नहीं है, उससे पहले ही रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। आप सवाल ये खड़ा करोगे, मैं बोलूँगा कि देखिए ये वाटर जोड़ता है, तो पहले एसिडिक मीडियम में एक ऐसे आ जाता है और एक कैटायन में ये वाटर वाला आ गया और ये बना। फिर मैं ये जरूर बोलूँगा ये अनस्टेबल है बट बनता है, तो आप ये उल्टा सवाल खड़ा करोगे, सर अनस्टेबल है इसीलिए तो नहीं बनता है। तो मैं बोलता हूँ भाई बनता है, उसके लिए आप वाटर 18 वाला लो। जैसे ही आप 18 वाला लोगे तो आपने तो कार्बोनिल बिना 18 का लिया और ये बना होगा, और जब रिएक्शन वापस हुई होगी तो ये कार्बोनिल दे रहा बट 18 वाला दे रहा। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये इस फॉर्म में जिंदा हुआ होगा और 2 मिनट बाद मर गया और वापस वहीं पहुंच गया। इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, बेशक वो 1 सेकंड रुके। बस ये मेरा सवाल जस्टिफिकेशन था। हाउ टू चेक, आप कैसे चेक कर लोगे? एक बीकर में एक केमिकल रखा, आप कैसे बाहर से चेक कर लोगे? एक्सपेरिमेंटली करोगे तो आप ऐसे ही करोगे। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। जे मेंस एम्स के हिसाब से जो सवाल रिपीट हुआ, वाटर का एडिशन पे विच इज मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर, किस में विच इज मेजर कर दूं मैं, किसका मेजर करूं, 16 या 18? अलग ही लॉजिक लगाते हो डियर। ये ऐसे था और ये प्रोडक्ट पे रुका ही नहीं, वापस आ गया। अब मान लो एक बार ये ऐसे था 16 वाला और एक बार ये ऐसे था 18 वाला, तो अगर ये निकल गया तो भी रिएक्शन वापस हुआ, और उल्टा इस बार OH और OH में 18 वाले का निकालना है। मान लो 18 वाला तो वाटर के फॉर्म में निकल गया और ये वापस इधर से OH और इधर से H निकला, तो इस बार ये 18 वाला मिलेगा आपको, जिसे मैं आगे लिख रहा हूँ, या मैं उल्टा कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। मेरी बात सुनो, उल्टे में तो तुम लोग वैसे ही उल्टी खोपड़ी के हो। यहाँ से OH निकला और यहाँ से H, वाटर निकल गया। मान लो आपने तो वाटर 18 वाला डाला था, लेकिन वाटर तो निकला 16 वाला है, तो आपने जो लिया था वो नहीं मिला, आपको कोई दूसरा नया कार्बोनिल मिला 18 वाला। दूसरे चांसेस ये थे, फिजूल के सवाल खींच रहे हो उस पर। मान लो ये भी अभी 18 वाला ही लिया है, तो यहाँ पर ये 16 वाला है और ये 18 वाला, केवल ये मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये दोनों OH अलग अलग हैं। 16 और 18 से कोई सवाल बनता ही नहीं है, फिजूल की खोपड़ी लगा रहे हो उसमें। अब देखो जरा, अगर मैं इसमें 18 वाले को ही निकाल दूं और ऊपर वाला, तो 16 वाला ही वापस हो गया। तो ऊपर वाले में ये बताया कि भाई आपने लिया तो 16 वाला कार्बोनिल था और आपको कार्बोनिल 18 वाला मिला, वो इस बात को दर्शाएगा कि भाई ये हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट किया होगा, चाहे बेसिक ये 1 माइक्रोसेकंड ही क्यों ना करे, तो मतलब ये एग्जिस्ट करता है। बस इतना, ये मेजर और ये मेजर कोई नहीं बचता, ये तो दोनों वापस होके यही बना देते हैं। तो अब वो प्रोडक्ट थोड़ी ना है प्रभु, वो रिएक्टेंट ही हैं। अभी बोलो अब कौन सा डाउट है, एनी डाउट आस्क फास्ट। अब जरा देखो, सम इंपॉर्टेंट हाइड्रेट, ऐसे डेफिनेशन लिखो क्यों सवाल आए। सम इंपॉर्टेंट हाइड्रेट, और ये भी मैं इसमें ऐड करा दूं, स्टेबल हाइड्रेट। अभी तक तो हम यही चिल्ला रहे कि हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल,
इसलिए रिएक्शन वापस हो जा रही। लेकिन इस बार मैंने बोला कि पहला हाइड्रेट इज स्टेबल, नेम इज फ्लोरल हाइड्रेट। एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला CF3 C डबल बॉन्ड OH, CF3 C डबल बॉन्ड OH, that is stable हाइड्रेट। हाँ जी, समझ आए क्या? बोलिए। ओके नाउ सो व्हाई इट इज स्टेबल, सवाल ये है व्हाई इट इज स्टेबल, व्हाई इट इज स्टेबल। रीजन बताइए। टेल मी गाइस व्हाई दिस हाइड्रेट इज स्टेबल, बल्कि हमने तो दुनिया में यही पढ़ा है हाइड्रेट आर अनस्टेबल। बोलो, कुछ मैसेज कर रहे, कुछ लिख रहे हो क्या? अथंग, ऋषभ, हर्षदा, एवरीबॉडी, लेट्स आई चेक योर नेम। आदित्य, अपूर्वा, भावेश, डेविलिना, हर्षदा, कुमार, पूजा, सोनिया जी। यस सोनिया बोलिए। कुछ तो बोलो। चलो मैं लिखता हूँ, वरना तुम पूरा टाइम इसी में ही निकाल दोगे। कुछ ही होते हैं और आंसर आप सीधा याद कर लें फॉर योर नीट जेई। केवल 3 होते हैं। कौन से? केवल 3। केवल 3 हाइड्रेट ही स्टेबल है, जिसमें एक ये है। आप अगर इसको लिखोगे तो ये ऐसे लिखा है, बोलो हाँ ना। और ये लिखा है C डबल बॉन्ड OH। अब आप इसको हाइड्रेट बनाओगे तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये टूटेगा, इधर प्लस माइनस, तो पहला तो ये हो गया CFF, ये कार्बन इधर OH बन गया और एक H इधर है, और अगले स्टेप में आप इस पे वाटर जोड़ दो। तो मैं दोनों एक साथ लिख दूं, क्या आपको तकलीफ तो नहीं है? बोलो 2 OH का जुड़ना इज हाइड्रेट, बोलो 2 OH का जुड़ना इज हाइड्रेट, तकलीफ तो नहीं है? यस। कहाँ उड़ गया? चलिए इस पे देख लीजिए अब। तो जो CF3 CHOH बना, यही तो जेम डाइऑल है। इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिखता हूं, तो इधर देखिए ये कार्बन जुड़ा है 3 फ्लोरीन से, वो जुड़ा है OH से, जेम डाइऑल और ये H। ये जो दोनों OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते, उससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसने फ्लोरीन से कर लिया। ये आपस में जेम डाइऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 4 मेंबर का जो अनस्टेबल रिंग बनाते थे, जिसकी वजह से जेम डाइऑल अनस्टेबल था। इसने तो देखिए पीछे की साइड फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होना
एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी का बढ़ना। तो ये जेम डाइऑल होते हुए भी हाईली स्टेबल है। कितने लोग ये वर्ड समझ पाए? ट्राइफ्लोरोजेमडाइऑल, या उसका खुद का कॉमन नेम काफी फेमस होता है फ्लोरल हाइड्रेट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with fluorine and hydrogen, its diol is most stable। बोलो हाँ ना, पल्ले पड़ा कि नहीं, समझ आया कि नहीं? क्या मेरे ये वर्ड समझ आए? तो एग्जामिनर इस आंसर को लिख रहा था नीट में, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरल हाइड्रेट्स आर स्टेबल। बोलो कोई तकलीफ हो तो ऑब्जेक्शन, अदरवाइज कंटिन्यू। इट्स ऑल राइट। ओके, अगला एग्जाम्पल चलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। अब इसका रीजन बताओ जरा। CCl3CHO एसिडिक मीडियम में वाटर का जुड़ना हाइड्रेट बना देगा, क्लोरल हाइड्रेट को क्लोरल वर्ड पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ते हैं क्लोरल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये अल्काइल हैलाइड में, और इसका हाइड्रेट बना देना इस क्लोरल हाइड्रेट। सो व्हाई इट इज स्टेबल? चलिए फटाफट बता दीजिए। CCl3CHO जब वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा तो स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा, जबकि हमने तो पढ़ा है हाइड्रेट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। बोलो समझ आया कि नहीं? आंसर बताओ, कुछ तो बोलो। एक दिन में एक एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे, कम से कम 25 एडिशन रिएक्शन है। नहीं, बॉन्ड बनेगा, सेम रीजन एज अबव इज रॉन्ग आंसर कुमार, सेम एज अबव इज रॉन्ग आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ये बोलना गलत है, बॉन्ड बनेगा ये बात सही है। तो आप प्रेसाइज पढ़ो, आप कोई 12th पास करना थोड़ी ना चाह रहे हैं, आप तो जेई और नीट को टारगेट रख रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये CCl3CHO डबल बॉन्ड हो H+ के प्रेजेंस में ये पोलराइज होगा, CCl3CHOH उस पे प्लस वाटर जोड़ दिया, बन गया CCl3CHOH। बोलो हाँ ना। इसका नाम कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, CCl3CHO इज क्लोरल। अब ये जो लिखा है इसे सुनो, रीजन सेम है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, वरना बोलोगे कि आप ही तो पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस पर एग्जामिनर तो चलो छोड़ो, साइंटिस्ट ने हजारों पेपर पब्लिश्ड कर दिए और ये बात सेटिस्फाइड करने में लगे हैं कि ये स्टेबल है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द नहीं बोला। मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। सो यहां पे आप ये बोलिए केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें बॉन्ड जरूर बन रहा, अट्रैक्शन जरूर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, केवल 3 ही एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो।
तो क्लोरीन केवल एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, एक सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्लोरीन का लोन पेयर हाइड्रोजन का पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए ये आपस में 4 मेंबर का रिंग नहीं बनाते, इसलिए ये स्टेबल हैं। और आप बोलिए केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसलिए ये स्टेबल है। क्या मेरे वर्ड समझ पाए? फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बट क्लोरीन नहीं। अब इस पे 100 पेपर में क्या, 1000 पेपर में क्या लिखा, आप चक्कर में मत पड़ो, आपके बिल्कुल जरूरी नहीं है। तीसरा हाइड्रेट इज अगेन स्टेबल, और वो एक डाई की तरह यूज किया जाता है, और उसका नाम है हाइड्रेट ऑफ नेन हाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ नेन हाइड्रेट। नेन हाइड्रेट उस मॉलिक्यूल्स का ही नाम है, हाइड्रेट ऑफ नेन हाइड्रेन। इस मॉलिक्यूल्स का नाम, बेंजीन से जुड़ा ये ग्रुप जिस पे तीनों साइड कीटोन, इसका नाम नेन हाइड्रेन है, और ये एक डाई की तरह होता है। जस्ट पढ़ लेना, इतना ध्यान मत देना, ना जेई इतना फोकस करेगा ना नीट। हाँ, जो रेफरेंस बुक है ना वो तुमको परेशान करती है, इसलिए मैंने लिख दिया कि आप वो सवाल सॉल्व कर पाए। जब भी आप इसका जेम डाइऑल बनाएं या एडिशन रिएक्शन बनाएं तो बीच वाले पे कराएं, उससे मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाता है। ये देखिए पोलराइज हो जाएगा तो इस पे OH बना, ये कार्बन प्लस है, ये कार्बोनिल और ये कार्बन। अब इस पे आप वाटर जोड़िए, जैसे ही आप वाटर जोड़ोगे ये ऐसे, एक OH पहले वाला और एक वाटर वाला, आप तो जानते ही हो कैसे होता है। अब इधर फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो देखिए आपस में 4 मेंबर नहीं बनने देगा, और जब 4 मेंबर नहीं बना तो स्ट्रेन नहीं लगेगा, और स्ट्रेन नहीं लगेगा तो जेम डाइऑल अनस्टेबल नहीं होगा। और ऊपर जो बना वो 1 2 3 4 5 मेंबर है, और 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल। केवल 4 मेंबर और उस 3 मेंबर में हाईली स्ट्रेन लगने की वजह से जेम डाइऑल इज अनस्टेबल। बोलो कितने लोग ये बात समझ पाए? एवरीबडी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? इज देयर एनी डाउट? प्लीज आस्क। नो डाउट। लास्ट क्वेश्चंस। साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और जेम डाइऑल बनाएगा, और उसका जेम डाइऑल मोर स्टेबल है देन साइक्लोप्रोपेनॉन। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फटाफट बोल दो, ऐसा क्यों? यस गाइस, कुछ समझ आ रहा, कुछ पल्ले पड़ रहा? फटाफट बोल दीजिए गाइस। कुछ बोलो। स्ट्रेन कम हुआ या ज़्यादा हुआ? या पहले वाले में स्ट्रेन ज़्यादा है दूसरे में कम है? या मैं ऐसे बोलो रिएक्टेंट कम स्टेबल है प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है? आंसर इज स्ट्रेन इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, ऑल राइट, 100% करेक्ट। देखिए ये कार्बन सारे sp3 हैं, तो खुद का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री केमिस्ट्री और ज्योमेट्री की वजह से 60 डिग्री एज अ ट्रेंगल, तो 49 डिग्री का
एंगल ऑफ स्ट्रेन लग रहा है। लेकिन ये कार्बन sp2 है, sp2 मतलब 120 डिग्री, और हमारी केमिस्ट्री का बॉन्ड एंगल 120, और ज्योमेट्री एज अ ट्रायंगल का ये बॉन्ड एंगल इस बार 60 डिग्री। सो 120 ऑफ केमिस्ट्री एंगल, 60 डिग्री ऑफ ज्योमेट्री, तो स्ट्रेन बढ़ गया। पहले तो फिर भी 49 था, अब आपने इस कार्बन को सो व्हाट आई से, पहले इन दो कार्बन में 49 डिग्री का स्ट्रेन है और इस कार्बन पर 60 डिग्री का स्ट्रेन है, लेकिन अभी सभी के पास 49 डिग्री का स्ट्रेन है। मतलब यहाँ जो 60 डिग्री का स्ट्रेन था वो डिक्रीज होके 49 बचा, मतलब पहले से ज़्यादा स्टेबल है। सो केवल 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 साइक्लोप्रोपेनॉन का डाइऑल अपने कार्बोनिल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रिड्यूस द एंगल ऑफ स्ट्रेन। अदरवाइज जब जब आप ऐसा बनाओगे और 4 मेंबर्स क्या बोलते हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये तुरंत टूट टाट के, लेकिन ये वापस नहीं जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही इसके रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है। बोलो सभी लोग ये बात समझ पाए? एवरीबॉडी गॉट इट प्लीज? आपका टाइम हो गया होगा एग्जिट करने का, आप देखते ही हो। अच्छा, मतलब 1 घंटे क्लास 59 सेकेंड 59 मिनट हो गए, 1 मिनट और सुनूंगा, जो भी बोलना है बोल दो। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकेंड एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। आप लोग सुबह सेंटर 9:30 जाते हो और बायो वाले 8 बजे जाते हैं। अगर आप 1 बजे तक नहीं पढ़ोगे रात को और सुबह 7 बजे नहीं जाओगे, मतलब 7 बजे तक सो लो, तो आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर रह जाएगी, आप ये मान के चलो। और आप चाहते ही हो कमज़ोर प्रिपरेशन, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी करो। फिर सिर्फ 1 महीने ही मैं इवनिंग क्लास लूँगा और उसमें सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। चलिए सेकंड हेडिंग डालिए, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। ओ सॉरी, ये तो चल ही रहा था, एडिशन ऑफ अल्कोहल। सो जो हाइड्रेट बनाया था इस बार हेमी हाइड्रेट बनाओगे, जिनका नाम होता है हेमी एसीटल, हेमी कीटल। सेम रिएक्शन है, मुझे 10 मिनट दीजिए, 2 रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगे और उसमें मैं 10 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा करने के लिए और कल डिस्कस करूंगा आंसर। देखो फटाफट। सॉरी गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग सेकंड रिएक्शन चालू कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। नहीं, वाटर पढ़ लिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ एसीटल ऑब्लिक कीटल। इसको साइंस या केमिस्ट्री की भाषा में बोलोगे जैम डाई ईथर। मतलब ईथर बनेगा, एक ही कार्बन पे 2 2 ईथर जैम, एक ही पर 2 ईथर इज जैम,
और ईथर तो बन ही रहे। तो बीच में हेमी एसिटल हेमी कीटल बनेगा जो अनस्टेबल है, फाइनली कीटल और एसिटल में चला जाता है। बस फटाफट देखो, कोई भी कार्बोनिल हो, अल्डिहाइड या कीटोन, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होते ही OH और फिर ये ऐसे जुड़ जाता है OR, और अगली बार फिर से एसिडिक मीडियम प्लस अल्कोहल, विदाउट मैकेनिज्म लिख रहा हूँ जो NCERT ने लिखा। तो अगर ये अल्डिहाइड में मान लो तो पहले पढ़ोगे एक OH को हेमी एसीटल और दो आ चुके हैं दैट इज एसीटल विच इज स्टेबल। मान लो अगला कीटोन हो तो H प्लस की प्रेजेंस में एडिशन, तो पहले ये RR, इधर एक बनता है OH और एक OR, क्योंकि कीटोन से चालू है इसलिए हेमी कीटल। मैकेनिज्म आगे पढ़ा रहा हूँ, बाकी जैसा पढ़ा है वही मैकेनिज्म। अगले स्टेप में एसिडिक मीडियम, दूसरा अल्कोहल, और ये बना देगा OR OR, कीटोन का बनाया इस कीटल। बोलो ये वर्ड समझ आए? समझना कुछ नहीं है, लिखना समझ आया। सेम मैकेनिज्म है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। समझे हो कैसे करना है? मैकेनिज्म में लिखता हूं, लिखना आया कि नहीं? ओके, लेट्स सी गाइस। चलिए मैकेनिज्म देखिए फटाफट। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था, एसिडिक मीडियम माइल्ड, अल्कोहल का एडिशन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन जिसकी वजह से यहाँ प्लस आ गया और ये OH बन गया। बोलो हाँ ना। अगली स्टेप में अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये था इसका पुराना OH, अल्कोहल वाले के ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया और ये अल्कोहल 3 बॉन्ड प्लस और एक ऐसे। अगले स्टेप में जो H प्लस कैटेलिस्ट का आपने पहले स्टेप में यूज किया वो वापस कर दिया, तो एक कार्बन पर OH और OR एंड दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल और कीटल। मान लो मैं एसिटल लिख दूं, मतलब ये अल्डिहाइड से चालू। बोलो हाँ ना, हाँ ना। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम लिया है तो अभी भी ये वाला OH भी प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ये दोबारा से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस और ये OR। जो OH एक पुअर लिविंग ग्रुप था वो एसिडिक मीडियम बीकर में अवेलेबल होने से प्रोटोनेटेड हुआ, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका, यहाँ से निकल गया तो देखिए फिर से बन गया कैटाइन और ये जोड़ा OR। अगली बार फिर से ईथर अल्कोहल अटैक करेगा, अल्कोहल का ये लोन पेयर जाके इस कैटाइन से जुड़ा तो ये पुराना OR ऐसे, नया ऑक्सीजन एक H और ये R और एक लोन पेयर एक पॉजिटिव, तो जो दोबारा से H प्लस यूज किया वो वापस निकाल दीजिए। जैसे ही वापस निकाला तो दिस कार्बोनिल, दिस इज OR OR and this is stable form. If it is aldehyde is acetal, if it is ketone is ketal। बोलो कितने लोग ये बात समझ पाए? सो इसका दोनों नाम लिखोगे, डिपेंड दिस RR, सो दिस इज एसीटल ऑब्लिक कीटल। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? एवरीबॉडी टेल मी, समझ आया कि नहीं? सेम मैकेनिज्म है और लास्ट तक सेम चलेगा,
कोई भी चेंज नहीं, बस नाम बदलते जाएंगे, ये जोड़ा वो हटा वो हटा, इसका एडिशन उसका एडिशन। अब देखो एक ही कार्बन पर ROR इज जेम ईथर, दो बार ईथर डाई ईथर, एक ही कार्बन पर जेम, तो हम बोल सकते हैं इसका जेम ईथर या डाई ईथर। तो जब भी वाटर जोड़ा जाएगा तो हाइड्रेट बनता था, और अल्कोहल जोड़ा जाएगा तो दो ईथर बनते हैं, दैट इज डाई ईथर। फटाफट बोलिए हाँ ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, बस ये आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, कुछ सो जाएंगे अभी इसी पे, ऑन रख देंगे और पढ़ेंगे कुछ नहीं। देखिए सवाल नंबर 1, ये अल्डिहाइड है MECHO, या मैं लिख दूं आपकी स्थिति को समझते हुए। रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सेकेंड सवाल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेनॉल H+। थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, फिफ्थ वन, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। आपकी स्थिति को समझते हुए लिखूं, ये क्या लिख दिया, तो मेरी स्थिति गड़बड़ा गई। दिस इज बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेनॉल। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब दो बार अल्कोहल यूज हुआ। आप क्या करोगे, मेरी बात सुनो, मेथेनॉल का ऑक्सीजन वाले से जोड़ देना है, ये दोनों ही हट जाते हैं, एक बार OH बनता फिर वो प्रोटोनेटेड होता है, तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल। हमें पता है ना डाई ईथर बनता है, दो दो ईथर, इसलिए तो उसने लिखा दो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। आंसर लिखो सभी का फटाफट। समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग इवनिंग क्लास करिए, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक सैटरडे 2 घंटे तक की क्लास रख लेंगे, या जैसा जब आप अलाउ करोगे, और ऑलमोस्ट 1 घंटे 30 मिनट 25 मिनट ऐसे क्लास कंटिन्यू करें, तभी सिलेबस हो पाएगा। हर चीज़ कंफर्टेबल जोन में पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट के 2 स्लाइड। पता नहीं कौन सा तुमको लेना है, अभी मैं अपलोड करता हूँ, आप उसमें देख के फिर देख लो जहाँ से स्क्रीनशॉट करना। सो दिस इज अल्कोहल का एडिशन फर्स्ट, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट अल्कोहल। लिख ले, स्क्रीनशॉट कर लिया क्या? चलिए, और ये उस पर क्वेश्चन हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ कुछ देर में, तो आप वहाँ से देख लो। ये आपके सिस्टम पे अपलोडेड है, आप अपना क्या बोलते हैं, जो भी ऐप्स आपको प्रोवाइड किया आप उसमें से देख के जहाँ से भी स्क्रीनशॉट करना, आप टाइमिंग देख लीजिए 1 घंटे 9 मिनट, उस पर जाके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर लिख दूं क्या मैं सारे?
वैसे आपने लिख लिए होंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। OMe OMe, इसमें भी 2 बार जोड़ोगे तो क्योंकि हेमी एसिटल या कीटल अनस्टेबल होता है तो ये ऐसे आ गया, और ईथर इज इनर्ट या स्टेबल आप जानते ही हो, तो ये ऐसे, और यहाँ पर OMe OMe ईथर, ये बेंजल्डिहाइड में 2 बार ईथर जोड़ दोगे, सो दिस इज OCH3 एंड OCH3 और H वैलेंसी रहेगा। सो बड़ा इजी है, कोई टफ नहीं है। डाई ईथर का बनना, जेम डाई ईथर का बनना इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन विथ अल्कोहल। ऑल राइट, सो मुझे लगता है यहाँ तक के लिए आज ठीक है, और कल से आप प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली, इसलिए हम लोग 1 घंटे 25 मिनट और 30 मिनट तक क्लास रखेंगे। उससे ऊपर नहीं मैं खींचूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो रात को 2 बजे तक हो, बट ऐसा बोलते हो मुझे नींद आती है, इसलिए मैं ज़्यादा लेट नाइट क्लास नहीं